दोस्तों आज बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि आए दिन लोगों के सवाल आते रहते हैं कि सर मेंटेनेंस आखिर कितना बनता है। क्या अगर हम हाउस लोन ले रखें या पर्सनल लोन ले रखें तो क्या उसको भी उसमें ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता है। क्या कोई पढ़ी लिखी लेडीज है तो क्या उसका मेंटेनेंस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर कोई जॉब करने वाली है तो उसका कितना मेंटेनेंस बनेगा या नहीं बनेगा। बिल्कुल भी मेंटेनेंस से जितने भी रिलेटेड आपके सवाल है कमेंट में जितना मैंने रीड किया, जितने भी सवाल आए, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा, हर चीज़ का आपको इस वीडियो पूरी डिटेल में आपको पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगी। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हर किसी का ये सवाल आता है कि मेंटेनेंस आखिर बनता कितना है। दोस्तों 2020 से पहले एक सिस्टम था कि आपकी जो सैलरी होती है उसके बेस पे बनाया जाता था। पहले ये चीज़ नहीं इंक्लूड की जाती थी कि आपने कितना इनसाइड में कि आउटसाइड में या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं कर रखा है, कितनी आपकी सेविंग है, वह सब चीज़ें आपकी पहले नहीं देखी जाती थी। लेकिन हाल ही में आपने सबने देखा होगा दोस्तों, जिनके केस चल रहे होंगे उनको भी पता होगा कि आज की डेट पे एफिडेविट लगता है। अब एफिडेविट में पूरी डिटेल पे एक वीडियो बना दूंगा मैं, अगला वीडियो आपको पूरा डिटेल में एफिडेविट में क्या क्या चीज़ लिखनी होती है, क्या नहीं लिखनी होती है। लेकिन कुल मिलाकर उसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि एफिडेविट में आपको वो सब पॉइंट लिखना पड़ता है कि आपका कितना तो एफडी हो रखी, कितनी आपकी सेविंग है, कितनी आपकी सैलरी है, कितना आपका लोन है, सब कुछ के बायोडाटा आपको बताना पड़ता है। उसी प्रकार से महिला को भी सब कुछ, उसकी एजुकेशन, उसके जॉब से, शादी से पहले कोई जॉब थी या नहीं थी, शादी के बाद वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही है, सब कुछ आपको एफिडेविट में देना पड़ता है। उसके बाद में डिसाइड होता है आपका मेंटेनेंस। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल की बात कर लेता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कि आपके कोई बच्चा है, आपकी पत्नी है और आप एक सैलरी बेस्ड है, आपके पास साइड में कोई बिजनेस नहीं है, आपका एक सैलरी पे डिपेंडेंट है आप, तो उस सिचुएशन में आपकी सैलरी से 20 से लेकर 25% के बीच में आपका मेंटेनेंस बनेगा। एवरेज 99% यही होता है। और जो ज़्यादा बनता है या कम बनता है वो मजिस्ट्रेट या जज पे डिपेंड करता है, उनका विचाराधीन होता है। आपका जो मेंटेनेंस होता है दोस्तों वो हमेशा डिपेंड करता है जज पे, उनका एक विचाराधीन होता है। जब आपका इंटरिम बनता है तो उनके आधार पे वो एक विचाराधीन 90% अपने लेवल से ही मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है कि आपका कितना मेंटेनेंस बना जाएगा। अब सवाल ये आ जाता है कि मान लीजिए कि हमको सैलरी है ही नहीं। एक सा अभी एक न्यूज़ में आपने देखा होगा कि किसी इंसान की सैलरी 20,000 थी लेकिन उसका मेंटेनेंस बन गया 22,000 रुपये। उसने चैलेंज भी किया हाई कोर्ट में लेकिन वो 22,000 ही रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके साइड में काफ़ी बिजनेस थे, सेविंग उसके पास काफ़ी थी और वो ये चीज़ देने योग्य था कि वो 22,000 अपनी वाइफ को दे सकता था। तो उस स्टैंडर्ड पे, मतलब आज की डेट पे कुल मिला के आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि भाई आपके पास जो सेविंग है उसको भी नोट किया जाता है, आपके पास में कितना सैलरी उसको भी देखा जाता है, क्या आपका कोई साइड में बिजनेस भी है उस चीज़ को भी देखा जाता है। सब कुछ डिटेल देखने के बाद ही डिसाइड किया जाता है। अब ये ऐसा नहीं रहा है दोस्तों कि आपकी सैलरी है उसको फिक्स के आधार पर ही मेंटेनेंस बनेगा, ऐसा नहीं है। आपका जो भी सेविंग हो रखा है, जो भी इनसाइड है या आउटसाइड है, जो भी आपको कर रखा है वो सब चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, उसके बाद में आपका मेंटेनेंस बनाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे चल के कि मान लीजिए मैं होम लोन ले रखा हूँ या पर्सनल लोन ले रखा हूँ तो क्या उसको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखो सिचुएशन यहाँ पे आती है दोस्तों कि आपका रनिंग केस चल रहा है, जैसे आपको पता है कि 1 साल से आपने 2020 में लोन लिया, 2021 में आपका केस हो गया, तो आपका किसी प्रकार से कोई माना नहीं जाएगा। कोर्ट इस चीज़ को मानता है कि 1 साल से पहले इनको ये लग चुका था कि इनकी वाइफ इन पे केस करने वाली है। इस सिचुएशन में आपके लोन या पर्सनल लोन, होम लोन है, उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होगा। अगर आपका पुराना लोन चल रहा है, जैसे 2-3 साल से आपका चल रहा है, तो उससे भी इंक्लूड किया जाएगा और उसके बाद जो आपकी सेविंग होती है उसमें से फिर आपका मेंटेनेंस बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप करंटली जैसे केस को देखते हुए कोई पर्सनल लोन ले रहे हो या होम लोन ले रहे हो तो फिर आपको नहीं माना जाएगा। आपकी जो कंप्लीट सैलरी है जिसमें से लोन भी कटेगी उसको भी नहीं काउंट किया जाएगा और आपकी पूरी सैलरी में से ही बना दिया जाएगा, ना कि लोन कटने के बाद वाली सी। मतलब समझ में आपको सिंपल भाषा में समझा दूँ दोस्तों कि आपका जो लोन चल रहा है वो पुराना है काफ़ी, जैसे आपका 2 या 3 साल पुराना है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा कि भाई इसने पहले से ही लोन ले रखा है इसका, उसमें से आपका फैमिली पे कितने लोग डिपेंडेंट है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपका मेंटेनेंस बना दिया जाता है। हाँ,
90% जो फैमिली कोर्ट होते हैं वे विचारधीन होते हैं, वो अपने लेवल से अपने आइडिया से ही बना दिए जाते हैं, अपना अनुभव से बना दिए जाते हैं। लेकिन आपके पास उसके आगे ऑप्शन होता है, हाई कोर्ट में भी होता है और सेशन न्यायालय में भी होता है, आप वहाँ तक भी जा सकते हो। लेकिन हाँ, हाई कोर्ट में अगर आप जाते हो, अपील करते हो या रिवीजन सेशन न्यायालय में जाते हो तो आपका प्रॉपर जो परफेक्ट होता है, जो वाक्य एक्चुअल में बनेगा वही बनेगा, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं बनेगा। लोन का टॉपिक आपका मैं क्लियर कर दिया दोस्तों कि 1 या 2 साल से पहले का चल रहा है तो आपको उसे काउंट नहीं किया जाएगा। भाई न्यू है तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा, अगर पुराना है तो उसे काउंट किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि मान लीजिए कि अगर लड़की अच्छी वेल एजुकेशन है, लड़के से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक चीज़ बोला था एक लड़कियों को, अगर आप सक्षम हो कमाने में, एक न्यूज़ में आपको पता ही होगा कि अगर आप सक्षम हो कमाने में है तो आप हस्बैंड पे डिपेंड मत होइए, आप खुद कमाइए, जॉब ढूंढिए। और मैक्सिमम 1 साल के लिए बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कि 1 साल तक आप जॉब ढूंढ के लाइए। उसके बाद में अगर आपको नहीं मिलती तो उसका आप रिप्लाई भी दीजिए, कन्वेंशन कीजिए, बताइए। जब आपके पास अच्छी वेल एजुकेशन डिग्री है, MBA है आपके पास, आपने BTech की है, MBBS किया है आपने, और उसके बाद भी आप भरण पोषण ले रहे हो तो आपको वो क्वालिटी का भरण पोषण नहीं मिलेगा, आपको कम से कम मिलेगा, और वो भी कम से कम टाइम के लिए मिलेगा, मिनिमम 1 साल के लिए। उसके बाद आपको चेंजिंग हो जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा और आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मान लीजिए कोई महिला जॉब करती है, पति भी जॉब करता है, तो क्या उनका मेंटेनेंस बनेगा? देखिए, अगर मान लीजिए आपका डिफरेंस जैसे पत्नी की सैलरी 30,000 35,000 है, पति की सैलरी 60,000 65,000 बीच में है, तो आपका मेंटेनेंस नहीं बनेगा, डोंट वेरी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी पत्नी 30-35 कमा रही है, पति 1-1.5 लाख रुपये कमा रहा, तो भी मेंटेनेंस बन सकता है, कन्फर्म नहीं है तो भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों। भाई अगर ज़्यादा डिफरेंट है, जैसे किसी का 40-50-60 हज़ार है, पत्नी को 5,000 ही मिल रहे हैं, तो भी मेंटेनेंस बन सकता है। तो उस सिचुएशन पे ये डिपेंड करता है कि आपका डिफरेंट कितना है। अगर हाई लेवल का डिफरेंट है तो फिर आपका मेंटेनेंस बन जाएगा, जॉब करने वाली वाइफ का भी। तो यहाँ पे भी आपका जो डाउट था वो क्लियरली हो गया है। अब दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि कितना टाइमिंग लगता है। देखिए आपको बताता हूँ, अगर सेक्शन 24 आप करते हो तो उसमें 60 दिन का कानून में होता है, लेकिन फिर भी वो 3 या 4 महीने के अंदर बन जाता है। आप DV का केस करते हो उसका भी 5 से 6 महीने के अंदर बन जाता है। अगर आप 125 का करते हो तो 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच में आपका मेंटेनेंस बना दिया जाता है। अब केस कैसे फाइट किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, उसका एक अलग प्रोसेसिंग होता है। मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूँ। भाई सेक्शन 24 होता है जो कानून में दिया गया है, वह 60 दिन के अंदर इनका मेंटेनेंस बनना चाहिए। फिर भी आपको पता है कि भारतीय संविधान में और भारत की जो कोर्ट की प्रोसेसिंग होती है वो कितना डिले होती है, उसको देखते हुए फिर भी 3 या 4 महीने तो लगे जाते हैं। नॉर्मली किसी भी केस में आप देख लीजिए मिनिमम 6 महीने तो लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी टाइम लग सकता है वो कोर्ट की प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है। अब सवाल आ जाता है दोस्तों, आपके जो भी मैक्सिमम जितने भी कमेंट में सवाल आए थे मैंने कुछ सबको इंक्लूड किया, सभी के सवाल लाया और इस वीडियो में लाया दोस्तों मैंने। अब आपको एफिडेविट के साथ क्या आपकी डिटेल वगैरह, आपकी वाइफ की डिटेल वगैरह वो कहाँ से आप निकाल सकते हो। देखिए पहली बात तो अब आपको सबको पता होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए एफिडेविट लग रहे हैं कोर्ट में। ठीक है, सबको अपनी अपनी पूरी डिटेल देना पड़ता है। अगर किसी ने छुपाया और मान लीजिए विपक्ष पार्टी के उसका सबूत है तो आप पे 340 झूठा सबूत देने का, झूठा एफिडेविट देने का आप पे केस बन जाएगा अच्छे से। तो अब आपको झूठ का कोई प्रोसेसिंग बचाए नहीं है। झूठ ना तो पत्नी बोल सकती है ना पति बोल सकती है। फिर भी बाय चांस मान लीजिए कि किसी ने छुपाया भी है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, तो आप CRPC 91 की एप्लीकेशन लगा के वो डॉक्यूमेंट जिन की आपको डिमांड है वो आप मंगा सकते हो इजीली वे में, कोई दिक्कत नहीं है। और छुपा नहीं सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एफिडेविट आप आ गया, आपकी RTI कॉपी लगती है, पैन कार्ड लगता है, आपका सब कुछ लगता है। तो उस सिचुएशन में आपको कोई डिपेंडिंग नहीं है, कोई बचने का सहारा नहीं है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि पति भी जॉब नहीं करता, पत्नी भी जॉब नहीं करता, दोनों ही बेरोजगार हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। देखिए सबसे पहले कि दोनों में से एजुकेशन कौन है ज़्यादा। मान लीजिए कि पति ज़्यादा एजुकेशन है, चाहे जॉब भी नहीं करता है, तो उसके अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस बनेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने शादी की है तो आपको फिर मेंटेनेंस तो देना ही बनता है। भले ही आपको 1500 से लेकर 2,500 के बीच में बन जाए, फिर भी आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। एक मेंटेनेंस एक गले की ऐसी हड्डी होती है दोस्तों, जो ना तो अंदर आप ले सकते हो इसे, ना बाहर निकाल सकते हो। अगर आप शादी कर लिए तो उस सिचुएशन में आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है, अगर मेंटेनेंस के कैपेबल है।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके एक पॉइंट टू पॉइंट सवाल लिया, जितने भी सवाल थे आपके पूरे सवाल मैंने ले लिया। फिर भी अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके माइंड में है, माइंड में रह गया होगा कोई सवाल, तो आप कमेंट में छोड़ देना। अगला कोई पार्ट लाऊंगा इसका जिसमें आपके जितने भी मेंटेनेंस से रिलेटेड सवाल है उनको एक बार कॉमेंट में छोड़ देना, उसके बाद में पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।